हेलो इन्वेस्टर्स। तो पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं, आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं तो क्या मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। तो अभी आपको चलिए एमबीए फाइनेंस तुरंत करवाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सेंस एग्जांपल से आपको ये सारे टर्म्स बताऊंगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल जार्गन का डर आपको खत्म हो जाएगा। तो अभी आप समझो कि मैं स्टॉक मार्केट का काम नहीं हुआ तो मैं खोल लिया चाय की दुकान। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके सब चीज़ समझेंगे। तो चाय की दुकान खोलने के लिए मेरे को पैसे चाहिए। पैसे मैं दो तरीके से ला सकता हूँ, कि अपने दोस्त और रिश्तेदार से लगा करके भाई तुम अपना हिस्सा ले लो मेरी दुकान में, तो ये इसको बोलते हैं इक्विटी। और फिर अगर मैं बैंक से ले लिया खर्चा तो उसके लिए मेरे को देना पड़ेगा ब्याज या इंटरेस्ट, ये हो गया डेट। तो ये दोनों का पैसा लगा के एक होता है कंपनी के पास कैपिटल और इससे होता है काम। तो अगर मैं इससे अपनी एक दुकान लिया, दुकान का एक स्पेस लिया, उसके लिए सामान खरीदा, एक स्टाफ रखा उसका, और मेरी दुकान शुरू हो गई, तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग मेरा काम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझो, आपको पता चले कि आपको जानना है कि मेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है, तो आप कैसे जानोगे कि भाई ये चाय की दुकान में तुम्हारा खर्च कितना लगा और चाय बनाने से तुम कितना पैसा कमा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे समझोगे ना कि भाई कितना पैसा कमा रहा है किस किस तरीके से। तो जो बेसिक चाय के काम में जो पैसे लगे, मेरे मेरे दूध हुआ, चीनी हुआ, और जो चाय चाय पत्ती खरीदी मैंने, ठीक है, और मैंने आपको 10 रुपए पर कप की चाय पिलाई, तो मेरे पास जो पैसा आया वो हुआ मेरा रिवेन्यू। मेरे जो स्ट्रेट खर्चे हुए, मटेरियल का खर्चा और चाय बनाने का खर्चा, वो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक जो बेसिक काम में जो खर्चा लगता है ना, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे ये खर्चा और ये आमदनी, ठीक है, तो जितना बचा वो मेरा, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। अब मेरे को एक जो बंदा रखा है उसको उसकी सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, और मैं अपना एडवर्टीजमेंट करता हूँ सेल्स के लिए, तो उसको भी मेरे को मार्केटिंग का खर्चा देना है। तो ये सब खर्चा मैं जोड़ूंगा, तो ये मेरा एक्सपेंस जो आएगा इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इसको हटा के मेरे पास जो पैसे बचे वो मेरा हो जाएगा ऑपरेटिंग मार्जिन, बोलेंगे उसको। कि अगर 100 रुपए में मेरे 70 रुपए लग गए ये बनाने में, तो जो 30 रुपए बचे मेरे पास, सो दैट इज माई मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, ऐसे बहुत ही बुरा मार्जिन है, थोड़ा 50-50 का होगा तो बेटर होगा। जो कंपनी या फिर जो चाय वाला जिसके पास 50 रुपए ही जाते होंगे तो उसके पास ज़्यादा पैसे बचते होंगे, तो उसका मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो चाय वाले को हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है, मतलब कि ये बढ़िया काम कर रहा है, इसको ज़्यादा पैसे बचा पा रहा है। ठीक है, और इसके आगे मेरे को क्या खर्चा होगा, इसके आगे मेरे को, अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे को उसकी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी तो उसका भी खर्चा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, जो पिछली कंपनी जो हमने एनालाइज की थी ई2ई नेटवर्क्स का, उधर से ही मैंने उठा लिया है, तो आपको थोड़ा कनेक्ट होगा। तो एक इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि हमने जो अभी जिस बात की चाय दुकान चलाने की, उसी चीज को ये कॉलम बाय कॉलम, लाइन बाय लाइन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसने सेल्स की, हर एक क्वार्टर की सेल्स हमारे पास इधर दिख रही है, ये ई2ई नेटवर्क्स का सेल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको करने के लिए उनको जो खर्चे लगे, कि भाई सर्वर का खर्चा और लाइसेंसेस, तो ये सारी चीजें इधर हटा दीजिएगा, तो उसके पास जितने पैसे बचे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर एबिडा मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एज अ परसेंटेज निकालिएगा कि अगर 33 करोड़ का उनके पास सेल हुआ और उनके सारे जो खर्चे थे, बेसिक खर्चे थे, वो हटा दें, तो उनके पास बचे 13 रुपए। तो 13 रुपए 33 रुपीज पे, सो दैट इज ऑलमोस्ट 40% का मार्जिन। ठीक है, और इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस और होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। एक डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या हो गया, अगर समझो मेरी चाय की दुकान है, मैंने उसमें बहुत सारा सामान खरीदने के लिए बैंक से लिया लोन, और एक बहुत ही बढ़िया मशीन खरीदी,
कि ये ना कॉफ़ी बचा बनाने की बहुत अच्छी मशीन है, किसी को मशीन वाली कॉफ़ी चाहिए तो। अब आप कोई भी कंपनी अगर कोई मशीन खरीदती है तो उसकी एक लाइफ होती है कि ये मशीन 5 साल चलेगी। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए की मशीन ली है और वो 5 साल चलेगी, तो हर एक साल उसकी 1 लाख की वैल्यू हम मान सकते हैं कि डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसको एज अ कॉस्ट हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं कंपनी से। ठीक है, ये हटा के हमारे पास जो बचता है ना, उसको एबिट मार्जिन बोलते हैं कि ये हटा दिया हमने तो हमारे पास इतना बचा। ठीक है, अब इसमें मजे की बात क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब आपके पास से एक्चुअली पैसे गए नहीं, पर क्योंकि आपके पास जो चीज खरीदी हुई है उसकी वैल्यू घट रही है, इसलिए इसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, उसका जो किस तरह से आपके पास इंपैक्ट आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में जो हमने देखा था E2E नेटवर्क्स का, तो उन लोगों ने बहुत सारे जीपीयूज खरीदे थे। ठीक है, तो उसके कारण उनके पास जो सामान बढ़ा उसका डिप्रिसिएशन भी बढ़ा, तो उसका इम्पैक्ट उनको ज़्यादा हुआ। जो 19 था वो 27 हुआ। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट उनके इनकम स्टेटमेंट पे आया। इसके बाद हम लोग हिसाब लगाते हैं कि मेरे को लोन की ईएमआई देनी है, तो वो जाता है, वो पैसा गया मेरे पास से। तो उसके बाद से जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स लगेगा टैक्स लगने के पहले। तो टैक्स लगने के पहले जो है उसको भी हम लोग बेस पे की रेवेन्यू पे 33 जो मिला था उससे कैलकुलेट करते हैं, तो वो पीबीटी मार्जिन होता है हमारा। तो जितने भी पैसे जितना बचते हैं उसको उतने का मार्जिन हो गया मेरा। ठीक है, उस पर टैक्स मिला और टैक्स देने के बाद मेरे पास जो पैसे बचे वो मेरे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसमें एक आध टर्म्स और भी हैं जो मान लीजिए मैंने ओपेक्स बोला है बहुत बार। ओपेक्स क्या होता है? ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कि आपके जो इधर एक्सपेंसेस जो हम लोग सेकेंड लाइन आइटम है इसको चलाने के लिए जो भी खर्चे लगे, ठीक है, उसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फिर लोग बोलते हैं कैपेक्स, जो नया सामान मैंने खरीदा, मेरी नई कॉफ़ी की मशीन खरीदी, ठीक है, बैंक से, जिसके लिए मेरे को लोन लेना पड़ा, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा उससे मेरे एसेट बनते हैं जिसको यूज करके मैं पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पैसे से पैसा कमा रहा हूँ कि मेरे पास एसेट है, उससे चाय बना बना के मैं बेच रहा हूँ, उससे मेरे को पैसे आ रहे हैं। तो एक कंपनी यही काम करती है। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर आपको कंपेयर करना है कि मेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है, तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास क्लास में 3 लोग हैं, ठीक है, चिंटू पिंटू और मिंटू, तो आप पता कैसे करोगे कि क्या चीज कौन सा स्टूडेंट क्या चीज में अच्छा है? तो आप उसका रैंक देखोगे। तो आप समझो कि ये सब ने आपने टेस्ट लिया अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आप बोलोगे ना कि भाई टोटल मार्क्स से चिंटू फर्स्ट है, पर स्पोर्ट्स में मिंटू अच्छा करता है, और पिंटू की इंग्लिश अच्छी है, लैंग्वेज बड़ा अच्छा है उसका। तो आप ये सब सब्जेक्ट के मार्क्स देखोगे उसके, राइट? तो उसी तरीके से हम लोग कंपनी को भी देखते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म यहां आता है जिसको बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? अब जैसे मैंने पैसे लिए सबसे, ठीक है, मेरे पास मान लो सबका बोला कि तुम्हारा ये शेयर मेरा ये शेयर, कंपनी ने 2 करोड़ शेयर 2 करोड़ शेयर इशू किए। एक एक शेयर की मार्केट की वैल्यू है 1,000 रुपए। तो मतलब ये मिला करके कितने पैसे हुए? तो 2,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ मेरा मार्केट कैप हो गया। अब मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरे को बाजार क्या भाव दे रहा है उस हिसाब से मेरी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। अगर मेरा शेयर प्राइस नीचे चला गया, मेरा 1,000 से 500 हो गया, तो मेरी कंपनी चाय दुकान का मार्केट कैप जो 2,000 करोड़ था उससे वो 1,000 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ इंटू 500 जो प्राइस है उनका। ठीक है, तो ये यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कि अगर मान लो मेरे साथ कोई और चाय की दुकान चला रहा है, ठीक है, उसका भी मार्केट कैप, उसका मान लो उसने भी 2 करोड़ शेयर दिए, पर उसका शेयर प्राइस ज्यादा चल रहा है, वो 2,000 के शेयर प्राइस पे चल रहा है, तो उसका जो मार्केट कैप हुआ वो 4,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड P/S, प्राइस बाई सेल्स। तो प्राइस बाई सेल्स मतलब क्या होता है कि मेरे 1 रुपए की सेल्स पे आप मेरे को कितना भाव दे रहे हो।
कि जो मार्केट कैप है आपका, आपने उसको डिवाइड किया। मान लो मेरा 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, मैंने पूरे साल में इतना पैसा कमाया, तो उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब मेरी 1 रुपए की कमाई पे आप मेरे को कितना प्राइस दे रहे हो, मार्केट मेरे को क्या भाव दे रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइस बाय सेल। ठीक है। तो अगर मेरे को कोई मेरा पी बाई एस, मान लो मैंने जितना भी सेल किया, मेरा पी बाई एस 20 है। ठीक है। और अभी दूसरे चाय दुकान का पी बाई एस 40 है, तो मतलब बाजार उसको ज़्यादा भाव दे रहा है। मेरी 1 रुपए की कमाई को बाजार 20 रुपए दे रहा है, उसकी 1 रुपए की कमाई को बाजार 40 रुपए दे रहा है। ऐसा क्यों? अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी वो चाय चाय के साथ समोसे भी बेचता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसकी सेल्स ज़्यादा होती हो। ठीक है। उसकी या तो ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो। तो इसके ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आप पता लगाते हो, सब चीज़ भाव में आता है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि पी बाई ई क्या होता है, तो दिस इज की प्राइस बाय अर्निंग्स पर शेयर, कि आपका जो फाइनल बचा था, सारा टैक्स वैक्स देके खर्चा बचा के जो आखिरी लाइन बची थी हमारे पास, ठीक है, वो आपकी अर्निंग हुई। उसको आप अपने प्राइस से डिवाइड करोगे कि आपको बाजार आपकी 1 रुपए की कमाई पे कितना प्राइस दे रहा है, तो वो हो गया पी बाई ई। ठीक है। तो अगर मेरा पी बाई ई कम है और किसी और का पी बाई ई ज्यादा है, मतलब कि मेरे 1 रुपए कमाने पे, ठीक है, जैसे ई टू ई नेटवर्क्स के अभी 1 रुपए कमाने पे उसे 130 रुपए का भाव मिल रहा है। ठीक है। पहले उसको 72 का भाव मिलता था। तो भाई ये ज्यादा क्यों हुआ? ये ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी अर्निंग्स कम हो गई। ठीक है। तो मतलब उसका भाव बढ़ गया कि अब इतना अर्निंग्स कम, फिर भी उसको उतना भाव मिल रहा है। तो मतलब कि लोग अभी थोड़े दिन में सोचेंगे कि क्या भाई इतना भाव क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे कुछ, कि इसको और पैसे मिलने वाले हैं, या ये और अच्छा करने वाला है, इसके पास कुछ एडवांटेज है। ठीक है। आपके पास अगर आप देखोगे, प्राइस ऐसी चीज़ है ना कि आप एक दुकान में जाओ, ठीक है, समोसे कचौड़ी की दुकान है, चाय की दुकान है, 3 दुकान साथ में लगी हुई है, जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ हुई, मतलब उसका भाव ज़्यादा मिला। ठीक है। लोगों ने ज़्यादा भाव दिया। तो उसी तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि पी बाई ई जिसका ज़्यादा है, मतलब लोग उसको ज़्यादा भाव दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भाव सही है कि नहीं है। कि आपके पास क्लास में 3 चिंटू पिंटू मिंटू हैं, अगर आप मिंटू को बहुत भाव मिला हुआ है, पर आपने देखा भाई इसके तो मार्क्स ही नहीं है, अगर अगर ये एग्जाम होगा तो ये तो फेल कर जाएगा, तो मतलब आपको उसको भाव नहीं देना है। तो उसी तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब एक इसमें हमने यूज़ किया था पीईजी। तो पीईजी मतलब प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। तो उसमें क्या होता है कि आप डिवाइड करते हो कि आपका जो ईपीएस बढ़ा, जो आपकी कमाई बढ़ी, और वो कितने परसेंट से बढ़ा, तो वो आप उसको डिवाइड करके एक आपको आपकी ग्रोथ रेट मिल जाती है उससे। ठीक है। पीईजी का रूल ये होता है, अगर पीईजी 1 के नीचे है तो मतलब जो आपका अर्निंग्स बढ़ रही है उसके हिसाब से आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब वो ठीक है। 1 के ऊपर है तो मतलब आपका भाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है। ये एक जनरल रूल है। अब फिर हम लोग आते हैं ईवी बाई एबिडा पे। तो ईवी क्या होता है? तो बहुत लोग ने बोले कि भाई अगर तुम मेरी चाय की दुकान पे आए और तुम मेरी चाय की दुकान बोले कि ये क्या है, मैं तुमको खरीद लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैंने इतने पैसे जुटाए थे, मेरे पास मेरे कैश रजिस्टर में इतने पैसे हैं, और मैंने बैंक से इतना कर्जा लिया हुआ है। तो वो बोला हाँ, मैं तुमको तुम्हारा शेयर, तुम्हारा कर्जा सब खरीदता हूँ। तो ये तुम्हारी, दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस अप्रोच कि आपकी वैल्यू कितनी है आपकी कंपनी की, तो उसको बोलते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। तो जब आप ईवी बाई एबिडा करते हो तो मतलब आप आपकी कंपनी की जो पूरी वैल्यू है, कैपिटलाइजेशन की, आपको खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, वर्सेस आप आपने अपने काम से जितना पैसा बनाया है। ठीक है। हर एक रुपया जो आप अपने ऑपरेशन से बनाते हो, उस पे आपको आपका क्या वैल्यू है। ठीक है। भाव मिला के आपका भाव क्या है।
तो उसको ईवी बाई एबिडा बोलते हैं। हम लोग ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो अर्निंग्स है, जो पी बाई ई है, अब आपने देखना कि जैसे ई टू ई नेटवर्क्स को अभी डेप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ गया था तो उसकी अर्निंग्स चली गई थी नेगेटिव। तो उस हिसाब से अगर मैं उसका पी बाई ई देखूँ तो यार ये तो बहुत बढ़ गया है, ये पी बाई ई बढ़ गया है। पर अगर मैं उसका ईवी बाई एबिडा देखूँ तो वो फिर भी रीजनेबल लेवल पे मेरे को मिला कि चलो ये जैसे 72 से 130 हो गया था, ये 30 से 40 हुआ है। तो मेरे को इससे ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ों से ही मतलब रहता है कि तो जिस तरह जो भी कंपनी होती है ना, जो अपना एक एसेट से ऑपरेशंस करके, एसेट हैवी चीज़ों से अपना ऑपरेशंस करती है, और अगर हमको ये दोनों दो तीन कंपनी को कंपेयर करना है, मेरे को चिंता नहीं है कि किसके पास कितना डिप्रिसिएशन जा रहा है, किसके पास कितना लोन है, तो हम लोग ईवी बाई एबिडा यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पीई कहाँ यूज़ करते हैं? अब जैसे मान लो एफएमसीजी कंपनी, जैसे मान लो चाय बनाने का जैसे मैं एग्जांपल दिया, सब कंपनी का हमें मालूम है कि किस तरह का उनके पास उधार है, किस तरह का डेट है, किस तरह का डिप्रिसिएशन है। स्टेबल कंपनीज है, पैसा कमाने वाली, तो हम लोग पीई यूज़ करते हैं उनको। या फिर एकदम नई कंपनी है, मेरे को केवल सेल्स से ही मतलब, मेरे को मतलब नहीं है कितना उधारी है उसको, मेरे को मतलब नहीं है कितना डिप्रिसिएशन है, कितना टैक्स लगता है उसको, तो हम लोग पी बाई एस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग तरीके हुए कि आपके क्लास में तीन तीन तरह के लोग हैं। आप उसको बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स में अच्छा कौन है, इंग्लिश में अच्छा कौन है, ठीक है, और मैथ्स में अच्छा कौन है। तो ये तीन तरीके हो गए देखने के, हर हर एक चीज़ का अलग अलग काम है ना। तो अगर हम लोग ईवी बाई एबिडा अभी देख रहे हैं तो उसका ये मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू पे आपकी कमाई से कितना फर्क पड़ा। तो ठीक है, तो रिकैप करते तुरंत 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 हम लोग रिकैप करते, हमने समझा कि इनकम स्टेटमेंट के क्या पार्ट्स होते हैं। मेरी चाय की दुकान है, मैंने सेल्स की, मेरे को आया रिवेन्यू, जो बेसिक काम हुआ उसको हमने बोला ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, इसको एक ग्रॉस मार्जिन बोल के भी टर्म है। तो ग्रॉस मार्जिन में क्या होता है ना कि केवल चाय बनाने वाले काम काम जो होते हैं, कि जो सामान लगा और गैस लगी, वो हटा के जो पैसे बचे मेरे पास, तो मान लो मैंने 10 रुपए की चाय 10 रुपए की चाय बनाई और मेरे को 3 रुपए के खर्चे लगे, चीनी, मिल्क और बाकी चीज़ों का, तो मेरा जो बाकी 7 रुपए बचे, दैट इज़ माई ग्रॉस मार्जिन। तो उसको 70% का ग्रॉस मार्जिन आया। ई टू ई का भी 70% रहता था ग्रॉस मार्जिन, आप देखोगे उनके जो ये वो डिस्क्लोज केवल एनुअल रिपोर्ट पे करते हैं, हमारे क्वार्टरली नंबर्स इस पे नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो आता है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें जुड़े होते हैं जो सेल्स, मेरे एम्प्लॉय का खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा हो गया, ये सब मिला करके जो खर्चे होते हैं इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने सीखा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, नया सामान जो है 5 साल के लिए है, उसका आप पर साल उसकी वैल्यू घटा रहे हैं आपके। ठीक है, फिर हमने समझा कि इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, कि आपने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, फिर हमने समझा पीबीटी क्या होता है, और टैक्स देने के बाद आपके पास फाइनल जो पैसे बचे, कि फाइनल मेरे पास 3 रुपये बचते हैं टैक्स देने के बाद, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, 10 रुपये की चाय की कप पे मेरा 3 रुपये बचते हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन 3/10, तो 30% का है। ठीक है, सिमिलरली हमने समझा ओपेक्स क्या होता है, अपना खर्चा चलाने के लिए मैं जितना दूध, पानी, चीनी खरीदता हूँ या फिर बिजली का बिल देता हूँ, वो मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंस है, कैपेक्स। सिमिलरली ऐसा ये है, मशीन खरीदी, कैपेक्स हो गया। ठीक है, और भी इसी तरीके की चीज़ें हम लोग सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, नई 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 कंपनीज के बारे में जानते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।